नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। विश्व नेताओं ने गाजा में सभी बंधकों की रिहाई और अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्रस्ताव मानने के हमास के फैसले का स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के प्रयास को एक और अमेरिकी अपील न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता सनाए ताकाएची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी और भारत ने पहले क्रिकेट टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। विश्व नेताओं ने गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने के हमास के फैसले और अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्रस्ताव पर अमल करने की मंशा का स्वागत किया है। इसे मौजूदा संघर्ष में एक संभावित मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में इजरायल और हमास के बीच युद्ध को सुलझाने के उद्देश्य से एक 20 सूत्री शांति योजना का प्रस्ताव किया था। एक रिपोर्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हमास के इस कदम को शत्रुता समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने अमेरिकी पहल के प्रति समर्थन व्यक्त किया और युद्ध विराम को सुगम बनाने, बंधकों की वापसी सुनिश्चित करने और गाजा में नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए योजना के कार्यान्वयन के महत्व पर बल दिया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई संभावना के करीब है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी इस घटनाक्रम का स्वागत किया और हमास से समझौते को पूरी तरह से लागू करने का आह्वान किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हमास की घोषणा को एक सकारात्मक कदम बताया और इससे उत्पन्न अवसर का लाभ उठाने के महत्व पर बल दिया। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। इस बीच गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि पिछले 12 घंटों में गाजा में इजरायल के हमलों में 20 लोग मारे गए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल से बमबारी रोकने को कहा था। हमास और इजरायल दोनों ने ट्रंप के प्रस्ताव के पहले चरण को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई थी। इसके बावजूद इजरायल ने शनिवार रात तक अपना सैन्य अभियान जारी रखा। अमेरिकी सीनेटर कल चौथी बार संघीय सरकार का कामकाज फिर से शुरू करने के लिए व्यय संबंधी प्रस्तावों को पारित करने में विफल रहे हैं। इससे सरकार का कामकाज ठप रहने का सिलसिला अगले सप्ताह तक बढ़ गया है। 2 अलग अलग व्यय प्रस्ताव लाए गए थे, जिनमें एक डेमोक्रेट्स का और एक रिपब्लिकन का था, लेकिन दोनों ही प्रस्तावों को पारित करने के लिए आवश्यक 60 मत प्राप्त नहीं हुए। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट स्वास्थ्य सेवा को लेकर आमने सामने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के प्रयास को एक और अमेरिकी अपील न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। बोस्टन स्थित अमेरिका के प्रथम सर्किट अपील न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने डेमोक्रेटिक शासित राज्यों और प्रवासी अधिकारों के पक्षधर संगठनों की दलीलों को मानते हुए ट्रंप के कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया। एक रिपोर्ट। एक अन्य अपील न्यायालय सैन फ्रांसिस्को स्थित 9वीं सर्किट अपील न्यायालय ने भी जुलाई में ट्रंप के आदेश को रोकने वाले एक राष्ट्रव्यापी फैसले को बरकरार रखा है। ट्रंप का यह आदेश 20 जनवरी को उनके पदभार ग्रहण करने के पहले दिन जारी किया गया था। यह आदेश एजेंसियों को ये निर्देश देता है कि अमेरिका में जन्मे उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता न दें जिनके माता पिता में से कम कोई एक अमेरिका का नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। अमेरिका के टेक्सास में एक भारतीय छात्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने आज बताया कि छात्र हैदराबाद का रहने वाला था। घटना के समय पीड़ित छात्र चंद्रशेखर पोले टेक्सास के डेंटन में एक गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम काम कर रहा था। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव के भतीजे हरीश राव ने कहा कि वे और पार्टी के अन्य नेता हैदराबाद में पीड़ित के परिवार से मिलने उनके घर गए और संवेदना व्यक्त की। तेलंगाना सरकार से अंतिम संस्कार के लिए पीड़ित के शव को वापस लाने का आग्रह भी किया गया है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस महीने की 8 तारीख से 2 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। ये प्रधानमंत्री स्टारमर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 9 अक्टूबर को मुंबई में श्री स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन 2035 के अनुरूप भारत ब्रिटिश व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विविध पहलुओं में प्रगति का जायजा लेंगे। ये व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों जैसे प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों का एक केंद्रित और समयबद्ध 10 वर्षीय रोडमैप है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अधिक संतुलित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार आर्थिक साझेदारी के लिए भारत सिंगापुर व्यापार तथा निवेश संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ये बात सिंगापुर में आयोजित भारत सिंगापुर एट 60 विकास और सहभागिता के लिए साझेदारी व्यापार सत्र में सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री सीओ हुआंग के साथ मुख्य भाषण के दौरान कही। श्री गोयल ने दोनों देशों के व्यवसायों के बीच बेहतर सहयोग पर भी जोर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने कल थिम्फू में भारत और भूटान के बीच विशेष और बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा की। थिम्फू स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि विदेश सचिव ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक तथा भूटान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। ये यात्रा नियमित उच्चस्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप रही। सनाए ताकाइची को जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता चुन लिया गया है। वे 15 अक्टूबर को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी। जापान की पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री ताकाइची ने कृषि मंत्री शिंजिरो कोइजुमी को दूसरे दौर के चुनाव में हराया। पिछले महीने प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के बाद ये चुनाव कराए गए। तूफान एमी ने कल से शुरू हुई तेज हवाओं और बारिश के साथ ब्रिटेन, आयरलैंड और स्कैंडिनेविया को तबाह कर दिया है, जिससे यात्रा में व्यवधान और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। सड़क, रेल और समुद्री यात्रा में व्यवधान के कारण लंदन के रॉयल पार्क आज बंद रहे। मौसम संबंधी चेतावनियों के बीच सफाई अभियान शुरू होने के साथ ही अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण सूडान में आई विनाशकारी बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से 26 काउंटियों में 19 लोगों की मौत हो गई है और 6,40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। तेज बारिश के कारण 1,75,000 लोग विस्थापित हुए हैं, जिससे उन्हें ऊंची जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय के अनुसार बाढ़ के कारण स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ गए हैं। मलेरिया, डायरिया और श्वसन संक्रमण के मामलों में भी वृद्धि हुई है। कुपोषण के 3,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। गैर सरकारी संगठन सेव द चिल्ड्रन ने चेतावनी दी है कि इस वर्ष बाढ़ से 14 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि नवंबर तक वर्षा जारी रहने की संभावना है। सहायता में कटौती से राहत कार्यों में बाधा आई है। वहीं लगभग 80 लाख लोग गंभीर भुखमरी का शिकार हैं और 5 साल से कम उम्र के 20 लाख से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। और अब रुक करते हैं क्रिकेट के मैदान का। भारत ने वेस्टइंडीज के साथ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच को तीसरे ही दिन पारी और 140 रन से अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ मेजबान टीम ने 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल एक दिवसीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव T20 टीम की कमान संभालेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व नेताओं ने गाजा में सभी बंधकों की रिहाई और अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्रस्ताव मानने के हमास के फैसले का स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के प्रयास को एक और अमेरिकी अपील न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता सनाए ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। और भारत ने पहले क्रिकेट टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।